तो क्लास जो है अब स्टार्ट नहीं हुई है, अब स्टार्ट होगी। इससे पहले हम डाउट डिस्कस कर रहे थे। उनमें से एक भैया हैं, किनका क्वेश्चन था ये डाउट? सर विकास कुमार मेरा था सर। अच्छा, विकास कुमार। ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है सर आपका? जी ज्योग्राफी है सर। अच्छा, इसीलिए आपका प्रश्न था। कुछ लग रहा है कि कुछ आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है जी सर, मैं अभी क्या तक जो बता रहा बताया, हूँ? अभी तक सर जो बताया आपने बहुत अच्छे से समझ में आया सर। चलिए ठीक है। तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा था, सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती। कोलोराडो की परिस्थिति अलग थी और गंगा और सिंधु तंत्र की परिस्थितियां अलग थी। गंगा और सिंधु तंत्र की उत्पत्ति से संबंधित दो संकल्पनाएं हैं। एक को इंडो ब्रह्म का सिद्धांत या इंडो ब्रह्म की संकल्पना कहते हैं, हाइपोथेसिस है ये। कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं और इसको गलत ठहराते हैं, इसमें कमी बतलाते हैं, दोष बतलाते हैं, लेकिन कुछ इसको मानते हैं। तो भूगोलवेत्ताओं का एक समूह मानता है कि इंडो ब्रह्म संकल्पना के अनुसार उत्पन्न हुई है गंगा व्यवस्था और ब्रह्मपुत्र व्यवस्था। आपका प्रश्न यही था कि ये दोनों व्यवस्थाएं कैसे जन्मी और क्या ये पहले अपने ही पाथ को क्यों नहीं, जैसे कोलोराडो ने बनाया था वैसे बनाया, नया पाथ ये क्यों बनाई? तो पहले इनका कोई पाथ ही नहीं था। यमुना पुरानी थी और इंडो ब्रह्मा की सहायक नदी थी। यमुना नदी जो थी वो इंडो ब्रह्मा की सहायक नदी थी, यानी यमुना पहले से पठारी भाग से बहती हुई आती थी और इंडो ब्रह्मा में मिल जाती थी। जब इंडो ब्रह्मा नदी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होने लगा, भूगर्भीय हलचलों के कारण अक्सर नदियों के मार्ग बदल जाते हैं। इस डायलॉग को नोट किया जाए दिमाग में कि भूगर्भीय हलचलों के कारण जो भी जियोलॉजिकल चेंज होते हैं, जियोलॉजिकल चेंज जब होता है तो क्या होता है, स्लोप ग्रेडियंट चेंज हो जाता है। जियोलॉजिकल चेंज इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द स्लोप ग्रेडियंट ऑफ द सरफेस and slope gradient is the lifeline of river path, river channel। नदी का जीवन ढाल की प्रवणता पर निर्भर करता है और भूमि के ढाल की प्रवणता प्रवणता जोग्राफिकल भौगोलिक भूगर्भीय हलचल पर, भूगर्भीय परिवर्तन पर निर्भर करता है। तो जब भी भूगर्भीय परिवर्तन हुए हैं, नदियों ने अपने मार्ग बदले हैं। सिंधु कभी राजस्थान से होकर गुजरती हुई खंभात की खाड़ी में जाके गिरती थी, कच्छ और खंभात में, पहले खंभात फिर कच्छ में। आज सिंधु कच्छ खंभात से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर उधर कराची के आसपास जाके अरब सागर में गिरती हैं। तो सिंधु ने अपने मार्ग को पश्चिम की तरफ बदलने के लिए विवश विवश हुई सिंधु। इसका कारण है भूगर्भीय हलचल। भुज में ज्यादा भूकंप आना, पाकिस्तान में ज्यादा भूकंप आना, ये भूकंपीय क्षेत्र है, भूगर्भीय हलचल का क्षेत्र है। और इस भूगर्भीय हलचल के कारण स्लोप ग्रेडियंट चेंज हो जाता है और स्लोप ग्रेडियंट चेंज होता है तो नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन आता है। तो दोनों तरह से हमने आपको समझाने की कोशिश की। एक थ्योरी तो समझ में आ गया, दूसरी थ्योरी जो है वो भी सीख लीजिए कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम, गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु इन तीनों के उद्गम से संबंध में दूसरा सिद्धांत कहता है कि ये जो नदियां थी पहले से बह रही थी हिमालय की तरफ, क्योंकि वहां टेथिस सी था। और जब टेथिस सी की जगह हिमालय बन गया तो हिमालय के ग्लेशियर्स के पिघलने के बाद जल को जिस तरफ ढाल मिला उस तरफ वो बह गई और नदियों का तंत्र बन गया। ये दूसरी सिद्धांत, दूसरी संकल्पना है। चलिए हम अपने कोर्स पे आते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप में से कुछ लोगों ने अच्छे स्तर के प्रश्न को पूछा और मैं भरोसा दिलाता हूं आपको, मैं इन्हीं प्रश्नों के, इनसे ज्यादा गंभीर गंभीर प्रश्न मैं आपके समक्ष रखूंगा। जो भूगोल के छात्र हैं उनको और ज्यादा बेनिफिट होगा, उनको लगेगा कि हाँ ठीक है, सही दिशा में हम आए हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो कल हमने आपको आपके बीपीएससी के सिलेबस के अनुसार हमने बात करना शुरू किया है और उस सिलेबस में पहला है क्रस्ट का एवोल्यूशन। चूंकि वो उतना महत्वपूर्ण नहीं था, सिर्फ समरी दी है आपको, समझाया, बट नोट्स जरूर अवेलेबल करा दूंगा इस पे। और दूसरा जो है वो वही है प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, दूसरा प्लेट टेक्टोनिक है, पृथ्वी के अर्थ मूवमेंट्स एंड प्लेट टेक्टोनिक, पृथ्वी पर होने वाले हलचल, मूवमेंट, गतिविधियां और प्लेट टेक्टोनिक। तो हम प्लेट टेक्टोनिक की तरफ ही बढ़ रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित
जो भी संकल्पनाएं हैं वो आपको बतला दें। तो प्लेट टेक्टोनिक्स को बतलाने के पहले मैंने तय किया कि 3 लोगों से आपको मिलवाऊं। एक बेगनर महोदय, ठीक है, बेगनर महोदय, और and Arthur Holmes. बेगनर महोदय और दूसरे हैरी हेस महोदय। आप सबसे विनती है प्लीज क्लास में डिस्टर्ब मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि माइक ऑफ रहे आप जब ज्वाइन करें, ठीक है, अन्यथा थोड़ी आपके कारण सारे भाइयों को परेशानी ना हो, इसका ख्याल आप रखें। तो दूसरा, एक तो हम बेगनर से परिचित कराना चाहते हैं आपको, और दूसरा हैरी हेस से, और तीसरा आर्थर होम्स से। इन तीनों को समझने के बाद फिजिकल ज्योग्राफी में आपका जो नेत्र है वो ओपन हो जाएगा, आंखें खुल जाएंगी और फिजिकल ज्योग्राफी बहुत बेहतर समझ में आएगा। भूगोल वो नहीं है जो जीएस वाले पढ़ते हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, ठीक है, भूगोल का कोर पार्ट इन्हीं तीनों पे डिपेंड करता है। खास करके एंडोजेनेटिक फोर्स को समझने के लिए इन तीनों को सुनना समझना जरूरी है। कल की जो क्लास थी, यानी पिछली क्लास में आपने बेगनर को देखा था। एक छोटी सी समरी आपको दे दूं, कौन थे बेगनर, क्या थे बेगनर, क्या दिया उन्होंने, क्या नया बताया, किस बात को लेकर उनकी आलोचना हुई, और उनके किन किन योगदानों को बुलाया नहीं जा सकता। हमने आपको बेगनर पढ़ाने के पहले एक कॉमन फ्रेम सेट किया था। मैं ये मान के चल रहा हूं कि सब लोग भूगोल के छात्र नहीं हैं, तो क्या होना चाहिए उनके पास एक कॉमन फ्रेम। हमने आपको छाप बना के दिया था कि कोई भी थ्योरी हो, कोई भी सिद्धांत हो, उसमें आप 4 खंड 5 खंड में बांट के उसको आप लिख के आएंगे एग्जाम में। पहला खंड जो होगा, सिद्धांत देने वाले का परिचय, जिसने सिद्धांत दिया है उसी का आप परिचय देंगे, इंट्रो देंगे कि कौन था, क्या था, कैसे था। दूसरा खंड जो होगा, हर सिद्धांत में क्या होता है, कुछ एजम्पशंस होते हैं, ठीक है, एजम्पशंस का मतलब होता है मान्यताएं, हर सिद्धांत की होती है मान्यताएं। तो दूसरे खंड में हमने आपको बताया था कि मान्यताओं पर थोड़ी चर्चा करेंगे आप, कि क्या माना था, ठीक है, मान्यताएं। और तीसरे खंड में हमने आपको कहा था मान्यताएं, और तीसरे खंड में कहा था कि मूल सिद्धांत, जो सिद्धांत हर एक डॉक्ट्रिन सिद्धांत जो देते हैं ये लोग, इनकी कुछ मूल बातें होती हैं, प्रधान सिद्धांत कहिए, मूल सिद्धांत कहिए, उसकी चर्चा कीजिए। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। और इसके बाद मैंने कहा था कि हर अपने सिद्धांत को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ प्रमाण ये लोग मुहैया कराते हैं या कुछ तर्क देते हैं पक्ष में। सिद्धांत को एक्सप्लेन करना या सिद्धांत का विश्लेषण करते हैं एनालिटिकल तरीके से। और इसके बाद आपका काम शुरू होता है कि आप ढूंढिए उन लोगों को जिन्होंने इनकी आलोचना, किन किन बातों के लिए इनकी आलोचना हुई है, इनको इनका क्रिटिसिज्म। और लास्ट ये आपकी ड्यूटी है, कितनों ज्यादा आलोचना आपने करवाया हो इनका, लेकिन एंड में आप बताइए कि असल में इनको आज तक हम क्यों पढ़ रहे हैं। यदि बेगनर इतना ही बेवकूफ था, डफर था कि कुछ भी बता गया, तो आज तक उसका नाम क्यों अमर है, ज्योग्राफी में हम पढ़ क्यों रहे, इट मीन्स रिलेवेंट क्यों है वो फिर। तो ये हमने आपको एक फॉर्मेट, कल काफी डिटेल में हमने इस पे चर्चा की थी आपके साथ। पिछले क्लास का वीडियो आपके ग्रुप में उपलब्ध है, उसको देख लीजिएगा, और जल्दी ही सारा वीडियोस ग्रुप में आ जाएगा, क्योंकि अब ऐप की जरूरत नहीं है, हम जूम से ही आपको वीडियोस सेंड कर सकते हैं, और डाउनलोड का ऑप्शन भी आवाज से आएगा ताकि आप बाद में भी देख पाए। तो बेगनर में हमने ये सारी बातें कर ली थी, लेकिन थोड़ा जान के समराइज वे में किया, क्योंकि ना ज्यादा हम एक में घुमाते रहने से फायदा नहीं है। पहले एक बार आप समझ तो लो हल्का फल्का, फिर जो नोट्स मिलेगा एक ही बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। किसी किताब में भी वेगनर को पढ़ेंगे ना तो भी आपको अच्छा फील आएगा कि कोई भी नई बात नहीं है, सारी बातें हम चर्चा कर चुके हैं सर के साथ। एक समरी और बनता है कि कौन थे बेगनर। बेगनर जर्मन भूगोलवेत्ता थे, और जर्मन भूगोलवेत्ताओं में सबसे ज्यादा चर्चित और पॉपुलर, प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध भूगोलवेत्ता में से गिने जाते हैं। इनकी तुलना, इनकी तुलना हम्बोल्ट, रिटर जैसे भूगोलवेत्ताओं, रिटर और रेडजल, 4 भूगोलवेत्ता हैं जर्मनी के, जो राजा माने जाते हैं भूगोल के, किंग हैं वो, ठीक है। एक हम्बोल्ट जर्मन भूगोलवेत्ताओं में सर्वोपरि माना जाता है। रिटर, रेटजल,
ठीक है। हम्बोल्ट, रिटर, रेटजल ये जर्मन भूगोलवेत्ताओं में सर्वोपरि है। और फिर वेगनर का नाम भी इनकी ही श्रेणी में गिना जाता है। वेगनर ने भूगोलवेत्ताओं के सोचने की दिशा बदल दी, इसलिए वेगनर बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहले किसी और डायरेक्शन में सारे भूगोलवेत्ता सोच रहे थे। ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत निर्माण, पठार निर्माण के संदर्भ में लोगों के विचार, लोगों की सोच अलग थी। इन्होंने सोच बदल दी लोगों की, कुछ नया सोच के। ठीक है, तो वेगनर जर्मन थे, आपको याद रहेगा। और वेगनर मल्टी टैलेंटेड स्कॉलर थे, मल्टी डिसिप्लिनरी स्कॉलर थे, यानी कई विषयों के विद्वान थे। ये शुरुआती दौर में ये वनस्पति शास्त्र के विद्वान थे, बॉटनी के स्कॉलर थे। फिर इनकी रुचि क्लाइमेट में हो गई और क्लाइमेट में भी ये काफी नाम कमाए और जलवायु वेत्ता हो गए। फिर इन दोनों के संदर्भ में एक प्रोजेक्ट इन्होंने लिया था कि तितली, जो तितलियां हैं, उन पे क्लाइमेट का क्या इफेक्ट पड़ता है। तितलियों पर, तितलियों होगा ना, तितलियों पर, जो बटरफ्लाई है, तितलियां हैं, तितलियों पर जलवायु का प्रभाव क्या पड़ता है, जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर काम कर रहे थे अपने वेगनर महोदय। ऐसा ही होता है, प्रोफेसर कोई कोई प्रोजेक्ट उठाते रहते हैं। अफ्रीकन स्टडीज का प्रोफेसर जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन पे भी बहुत रिसर्च करते हैं, हम लोग भी उनके साथ कर रहे हैं। प्रोफेसर मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं। ठीक है, मैं खुद अपने गुरुदेव के साथ रहा हूं, मैंने देखा हूं कि वो हैं भूगोल के प्रोफेसर, लेकिन उनको नॉलेज बहुत डेप्थ में है, मेडिसिन का भी, आयुर्वेद का भी। तो ऐसे ही ये भाई साहब भी थे, इनके साथ भी था कि ये बॉटनी के स्टूडेंट थे, जलवायु वेत्ता थे, और फिर ये भूगर्भ में भी रुचि रखते थे, और लास्ट में खुद को स्थापित कर लिए। बाकी जो जियोलॉजिस्ट थे, जो भूगर्भ वेत्ता थे, भूगर्भ वैज्ञानिक जो थे बाकी, उन सबके पापा बन बैठे। कहते हैं ना, सबसे बाद में आए और रैंक 1 हो लिए, यानी टॉप हो लिए। तो ये जियोलॉजिस्ट बन गए, टॉप क्वालिटी के जियोलॉजिस्ट, टॉप फेमस जियोलॉजिस्ट। तो ये इनका सफर था। शुरुआत पहचान वनस्पति शास्त्र से, फिर जलवायु वेत्ता, और फिर आज दुनिया इनको एज ए जियोमॉर्फोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट मानते हैं। और हम भी इनको कहाँ पढ़ रहे हैं, बॉटनी में पढ़ रहे हैं या क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ रहे हैं? नहीं, हम इनको जियोलॉजी में पढ़ रहे हैं। जियोमॉर्फोलॉजी का जो जियोलॉजिकल सेक्शन है, उसमें हम इनको पढ़ रहे हैं एज ए जियोलॉजिस्ट। वेगनर ने 1912 में सबसे पहले अपना एक शोध पत्र प्रकाशित किया, रिसर्च पेपर प्रकाशित किया, आर्टिकल जिसको बोलते हैं, रिसर्च पेपर कहिए। सबसे पहले इन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया 1912 में, जर्मन लैंग्वेज में रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जर्मन भाषा में। और इस लैंग्वेज में वेगनर ने सबसे पहले ये अपनी बात जाहिर की लोगों के सामने कि महाद्वीप अपनी जगह नहीं रहते, महाद्वीप प्रवाहित होते हैं। काफी टेक्निकल तरीके से एक जियोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल जियोलॉजिस्ट की तरह इन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिकली जर्मन लैंग्वेज में अपनी बात रखी। लेकिन जर्मन लैंग्वेज में ज्यादा पॉपुलरिटी नहीं मिली। तो फिर प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हो रहा था, उसी दरमियान 1914-15 में इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पब्लिश किया। और जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पब्लिश किया और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके पब्लिश किया, दुनिया भर के जब भूगोलवेत्ताओं ने इनको सुना, तो सब लोगों ने फिर से सुनना चाहा। यानी इन्होंने लोगों की सोच बदल दी, लोगों को सरप्राइज्ड कर दिया, सरप्राइज्ड। तो 1915 में इन्होंने इंग्लिश में पब्लिश किया, लेकिन 15 में भी ज्यादा लोग नहीं जान पाए। क्या कारण था कि 1915 में भी इंग्लिश में पब्लिश करने के बाद भी उतनी पॉपुलरिटी नहीं मिली। तो कब मिली जाके? फिर एक और ईयर इनके लिए इंतजार कर रहा था। 1912 में पहला प्रयास, 1915 में दूसरा प्रयास, इनको पॉपुलरिटी मिली 1920 में। क्यों भाई? समय गलत था ना। 1914 में दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लड़ रही थी, प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था,
और प्रथम विश्व युद्ध के दौर में ये कुछ और ही गा रहा था। नहीं होता है कहानी गाय के अलगे बथान, वही वाली बात थी इनके साथ। दुनिया वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर के बारे में सब जियोपॉलिटिक्स पे फोकस कर रहे थे, ये जियोलॉजी में कुछ ला रहे थे भाई साहब। तो इनको 15 में लोगों ने नहीं सुना, लेकिन 1919 में जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, शांत हो गया दुनिया, तब 20 में इनको बड़े ही प्यार से सुना गया, समझा गया। यानी वेगनर को जो फेम मिला, फेम समझते हैं, नेम और फेम, किसी को देर से मिलता है, किसी को घर से निकलते ही मिल जाती मंजिल वाली बात। वेगनर को बहुत देर से फेम मिला, 1912 से काम कर रहे थे वो इस सिद्धांत पे, और 8 साल तक लगातार एक ही सिद्धांत पे पूरा फोकस किए हुए थे। तो दिन ब दिन वो तप के कुंदन हो रहे थे, सोना हो रहे थे, बिल्कुल और प्योर हो रहे थे। उनके सिद्धांत, उनके डॉक्ट्रिन को एक्सप्लेन करने का, बताने का और एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा था, उनको अच्छा एक्सपोजर मिल रहा था। तो 1920 में जाकर के इस सिद्धांत की ओर पूरी दुनिया आकर्षित हुई, क्योंकि 1999 में 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। जब वेगनर ने दुनिया के सामने ये सिद्धांत रखा, उसने बताया वेगनर ने कि महाद्वीप तैरते हैं, तो थोड़ा जब देखते हो यूट्यूब पर भी, यूट्यूब वाले क्या करते हैं, अपना जो हेडिंग है ऐसा लिखते हैं कि तुम फंस जाते हो ट्रैप में, तुम्हारा मन कर जाता है कि एक बार देखे तो क्या है इसके अंदर। होता कुछ नहीं है, क्राइम पेट्रोल की तरह, ऊपर कुछ दिखाते हैं और अंदर कुछ होता है। वही वाली सीन थी वेगनर के साथ भी। वेगनर ने बिगनिंग में बात की जैसे ही कि भाई महाद्वीप तैरता है, हेडिंग बहुत यूनिक था, लोगों को इंटरेस्ट हुआ, तैरता है महाद्वीप। आज तक वेगनर से पहले किसी ने यह बात नहीं की थी कि महाद्वीप तैरते हैं। लेकिन वेगनर ने यहां एक गलती भी की। व्हाट अबाउट दी ओशियंस? वेगनर ओशियंस के बारे में कुछ नहीं बोले। वेगनर की थ्योरी का नाम ही था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीप विस्थापित होते हैं, यानी महाद्वीप डिस्प्लेस होते हैं। आज यदि महाद्वीप ए पॉइंट पे है, तो हजारों वर्षों बाद वो बी पॉइंट पे पहुंचेंगे, और हजारों वर्षों बाद वो सी पॉइंट पे पहुंचेंगे, यानी वो खास दिशा में आगे की ओर बहते हैं, फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। और वेगनर ने एक डायलॉग यूज किया, क्या कि ये जो महाद्वीप है ये सियाल है, और ये बिना रुकावट के सीमा पर तैरते हैं। शुरुआती लाइनों में, बिगनिंग में अपने सिद्धांत को बताते हुए उन्होंने यही कहा कि सीमा पर सियाल बिना रुकावट के तैरता है, सियाल ही महाद्वीप है, और महाद्वीप तैरता है सीमा पर बिना रुकावट के। लेकिन जब वो बाद में अपने सिद्धांत को और डेप्थ में जाके एक्सप्लेन करने लगे, तो एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी उन्होंने दे दिया आगे, क्या कि जब सियाल सीमा के ऊपर तैरता है, तो जहां कहीं रुकावट आती है, तो रुकावट के कारण वहां पर्वत, बलित पर्वत का निर्माण होता है। यानी एक जगह कह रहा है कि सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैरता रहता है, और फिर आगे वही कह रहे हैं कि सियाल जब तैरता है सीमा पर, तो कभी कभी उनके मार्ग में रुकावट आती है, और रुकावट आने पर पर्वत की उत्पत्ति होती है। इसीलिए महाद्वीपों के किनारे वाले हिस्सों में ही पर्वत बने हुए हैं। पर्वतों का जो निर्माण है महाद्वीपों के तटीय भागों में है, किनारे वाले पार्ट में है। क्यों? क्योंकि तैरने के क्रम में जब रुकावट आती है तो अगला भाग टकराता है, टकराने से पर्वत की उत्पत्ति हो जाती है। यानी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आगे चल के दिया वेगनर। तो इंट्रो मैंने बता दिया था कल आपको। वेगनर जर्मन भूगोलवेत्ता थे, 1912 में दिया था पहले थ्योरी, जर्मन में, याद हो गया होगा। आगे चल के ये भी बताया था, 2 एजम्पशन था इसका, 2 हाइपोथेसिस लेके ये चले थे। फर्स्ट हाइपोथेसिस थी इनकी, पहली जो संकल्पना थी इनकी, ठीक है, वो थी कि 2 बातें, वेगनर ने खुद कहा कि जो भी जलवायु संबंधी परिवर्तन की समस्या है, वेगनर काम किस पे कर रहे थे? जलवायु परिवर्तन का तितलियों पर प्रभाव। और इसी संदर्भ में उनको बहुत सारे साक्ष्य, प्रमाण प्राप्त हुए। तो वेगनर का जो थ्योरी वेगनर ने दिया है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसके बिगिनिंग में वेगनर का स्टेटमेंट है क्या कि जो क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है, मुझे ऐसे प्रमाण मिले हैं
क्लाइमेट चेंज के से रिलेटेड, जिससे हम दो रूप में मान के स्टडी कर सकते हैं। हमें ऐसी जगह पर ऐसी क्लाइमेट के प्रमाण मिले जो पॉसिबल नहीं है। हमें इक्वेटर वाले जोन में, इक्वेटोरियल जोन में, मैदानी भाग में हिमनद अपरदन के प्रमाण मिले हैं। वेगनर को भारत में भी, प्रायद्वीपीय भारत में, दक्कन के पठार पे, आंध्र प्रदेश वाला रीजन में, कई जगह पर, कर्नाटक में भी कई जगह पर, और तमिलनाडु में भी, तीनों जगह पर कई जगहों पर ऐसे प्रमाण मिले हैं जो हिमनदीय अपरदन के प्रमाण है। यानी कभी वहां ग्लेशियर्स बहते थे। उस क्षेत्र में पहले क्या बहता था? हिमनद बहता था, और हिमनद के बहने से जो कठोर आग्नेय चट्टानें थी वो घिस घिस के मुलायम समतल हो गई है। और जैसे हिमनद के क्षेत्र में जो मोरॉन होता है, मोरान मतलब हिमोड जो होता है, हिमोड और ड्रमलिन आस्कर, उसके प्रमाण मिले हैं दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में। ऐसे कई प्रमाणों की जिक्र करते हुए वेगनर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं का आकलन करते समय जिन प्रमाणों और जिन साक्ष्यों से मैं रूबरू हुआ हूं, उन प्रमाणों के आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि दो बातें हुई होंगी। या तो स्थल भाग एक जगह स्थिर रहा होगा और जो क्लाइमेट जोन है वो बदले होंगे, या फिर स्थल भाग जो ये क्लाइमेट चेंज जोन जो है वो तो जहां है वहीं रहे होंगे, स्थल भाग ही प्रवाहित हुए होंगे। दोनों विरोधी स्टेटमेंट था। और फिर अंत में वेगनर कहते हैं कि मैं ये मान के चलता हूं, ये मेरी अपनी मान्यता है, एजम्पशन है मेरा, कि निश्चित तौर पे स्थल भाग अपने स्थान से प्रवाहित हुए होंगे और क्लाइमेट जोन यानी कि शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध, फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन और टेरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन, ये जहां आज हैं वहीं पहले भी रहे होंगे। जोन नहीं बदला होगा, वो भूखंड बदला होगा, लैंडमास अपनी जगह से हट गया होगा हजारों वर्षों में। तो कभी वो हिमनदीय क्षेत्र में रहे होंगे और आज वो विषुवतीय क्षेत्र में हैं, तो उनके निशान आज भी हैं, हिमनद अपरदन के निशान, साक्ष्य आज भी हैं। और ये सच भी है। नॉर्मली कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति ट्रॉपिकल जोन में मिलता है, लेकिन कोरल रीफ के प्रमाण साक्ष्य अंटार्कटिका में भी मिले हैं, आर्कटिक ओशियन की तरफ भी मिला है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? निश्चित तौर पर कोरल रीफ, जिन महाद्वीप, कोरल रीफ हमेशा कहां बनता है? तो वो एक प्लेटफॉर्म पे बनता है। जैसे बिरनी खोता लगाता है तो कहीं पर चिपकता है ना, वैसे कोरल रीफ जब अपना कोरल रीफ बनाता है, जब कोरल, तो कॉन्टिनेंट की कहीं ढलान पे, कोई ठोस चट्टान पे ही बेस बना के खड़ा होता है। अब तो चट्टान ही खिसक गया तो साथ में कोरल रीफ को भी दूसरे क्लाइमेटिक जोन में ले गया। भले ही कोरल मर गए, लेकिन कोरल रीफ वहां प्रमाण के रूप में मौजूद है, यानी बहे हैं, प्रवाहित हुए हैं कॉन्टिनेंट। तो ये तो उनकी मान्यता थी। मान्यता के बाद उन्होंने जो अपना मूल सिद्धांत दिया, जो वेगनर का जो प्रधान रूप था उनके डॉक्ट्रिन का, उनके सिद्धांत का, उसमें उन्होंने साफ कहा क्या कि आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व, हम इस सेक्शन पे बात कर रहे हैं वेगनर के, वो बनाया नहीं मैंने, अच्छा एक बॉक्स बनाया था, मिटा दिया। हम उस सिद्धांत का जो हमने मॉडल बनाया था कि वेगनर का जो वो मूल सिद्धांत था कि आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े थे, जिनको पेंजिया कहा गया। पेंजिया, पेंजिया का मतलब सुपर कॉन्टिनेंट। उसके बाद उन्होंने, वेगनर ने कहा कि अंतिम कार्बोनिफेरस युग में, अंतिम कार्बोनिफेरस युग में, ये युग क्या है हम आपको एक क्लास एक अभी ही बता देते हैं। हम बेहतरीन क्लास आपको अवेलेबल कराएंगे, उसका नाम होगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। आप में से कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, बट हम आपको बहुत आसानी तरीके से बता देंगे, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताएंगे आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं भूवैज्ञानिक कालक्रम, भूवैज्ञानिक कालक्रम बोलते हैं। ये बहुत जरूरी है समझना, तब आगे हम जब भूगोल पढ़ाएंगे ना, तो उसमें जब हम कहीं युगों की बात करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी।
बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत टेक्निकली आपको पढ़ा देंगे ताकि आपको याद रह जाए। लेकिन कब पढ़ाएंगे हम आपको वेगनर और हैरी हेस के बाद पढ़ाएंगे और तब फिर आर्थर होम्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस वीक में पढ़ा देंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। तो वेगनर के अनुसार आज से 2 करोड़ वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप एक साथ थे जिनको पैंजिया कहा गया, और कुछ शक्तियां, कुछ फोर्स जो वेगनर ने बताया, उन फोर्स में उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पे जो अवचलन करती है यानी घूर्णन करती है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण और पृथ्वी पर लगने वाले ज्वारीय बल के कारण, इन 3 बलों के कारण पेंजिया ना केवल टूटा, विखंडित हुआ, पेंजिया ना केवल टूटा बल्कि 2 दिशाओं में प्रवाहित भी हुआ, उत्तर और भूमध्य रेखा की ओर और पश्चिम दिशा की ओर। वेगनर का ज्यादा फोकस ना यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पे था। वेगनर ने इग्नोर कर दिया था, यह आलोचना में लिखेंगे, क्रिटिसिज्म में लिखेंगे कि वेगनर ने ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इग्नोर किया अपनी थ्योरी में। वो उसकी प्रवाह और उसकी प्रवाहित होने की दिशा पर ज्यादा फोकस नहीं किया। ये वेगनर का एक डिमेरिट है। एक होता है, अब आदमी आदमी है, उसकी सीमा है, वो नहीं ध्यान दे पाया तो नहीं दे पाया। उसने पूरा फोकस किया ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप पे, क्योंकि खुद जर्मन था और अफ्रीका में तो रिसर्च कर ही रहा था। तो इन्होंने इन 4 कॉन्टिनेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया अपनी थ्योरी में, और इन्हीं पे सारे एग्जाम्पल, सारा प्रूफ, प्रमाण सब इनका उन्हीं पे केंद्रित है। एशिया में बस एक भारत से थोड़ा सा प्रमाण दिया और बाकी कहीं वर्ल्ड ग्लोबल ज्यादा प्रूफ। ऑस्ट्रेलिया की तो बात ही नहीं की कहीं, ना ऑस्ट्रेलिया की बात की वेगनर ने, ना अंटार्कटिका की बात की वेगनर ने, ना मेडागास्कर की बात की वेगनर ने, ना रिफ्ट वैली की बात की वेगनर ने। वेगनर ने सीधा सपाट 2-4 बातें ही करी। पहली बात कि आज से 2 करोड़ वर्ष पूर्व सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे। ये कॉन्टिनेंट जो हैं ये सियाल हैं और ये सीमा पर बिना रुकावट के तैरते हैं, और ये जब एक साथ थे तो फिर तैरने क्यों लगे? तो वेगनर ने कहा कुछ शक्तियां थी, कुछ शक्तियां हैं जो इनको प्रवाहित होने के लिए प्रेरित करती हैं। एक पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण उत्पन्न शक्ति, गुरुत्व बल, और एक और बल उन्होंने कहा वो ये ज्वारीय बल और बोयांसी, उत्प्लावन बल, जिस पर ये तैर रही हैं, उनके कारण जो बोयांसी फोर्स है उसको भी एक कारण माना वेगनर ने। फोर्स ऑफ बोयांसी, प्लवनशीलता, प्लवनशीलता, जब किसी तरफ प्लवन मतलब समझते हैं, बहना, एक तरीके से जब कोई चीज तैर रहा हो, बह रहा हो, तो उसके उस फोर्स के कारण, प्लवनशीलता के जिस बल के कारण कोई चीज तैरता है उसको प्लवनशीलता का बोयांसी फोर्स बोलते हैं। तो बोयांसी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और टाइडल फोर्स को इसने माना कि इसी के कारण पेंजिया टूटा और इसी के कारण पेंजिया क्या हुआ, प्रवाहित हुआ। प्रवाहित होने के संदर्भ में वेगनर ने कहा कि ये 2 दिशा में प्रवाहित हुआ, उत्तर दिशा और पश्चिमी दिशा। पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा में जो प्रवाहित हुआ वो भूमध्य रेखा क्रॉस करके उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ा, जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया वाला जो हिस्सा था ये उत्तर की ओर प्रवाहित हुए और भूमध्य रेखा को क्रॉस कर गए। दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह पश्चिम की ओर प्रवाहित हुआ। पश्चिम की ओर की प्रवाह के लिए वेगनर ने टाइडल फोर्स को रिस्पॉन्सिबल माना, और उत्तर और भूमध्य रेखा की ओर जो प्रवाह थी, जो गति थी, जो डिस्प्लेसमेंट था टुवर्ड द पोल, नॉर्थ पोल, उस संदर्भ में वेगनर ने कहा कि यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल, ध्रुव का जो गुरुत्वाकर्षण था, पोल का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसने गुरुत्व बल का, ये गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्व बल, पोल का जो गुरुत्व बल है, ग्रेविटी ऑफ द पोल है, उसके कारण उस ओर मूव किया। और प्लवनशीलता यानी फोर्स ऑफ बयानसी, 2 फोर्स ने उनको नॉर्थ की ओर धकेला, एक फोर्स ने वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर। यहां के बाद वेगनर ने बताया, ये सब वेगनर का प्रधान सिद्धांत का हिस्सा है। वेगनर ने अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हुए यह भी बताया कि जो सीमा है उसके ऊपर सियाल तैरता है बिना रुकावट के। लेकिन वेगनर ने यह नहीं बताया कि आखिर सीमा सियाल के बीच में ऐसा कौन सा पदार्थ है, लिक्विड, जिसके ऊपर सियाल तैरता है, उसका जिक्र वेगनर ने नहीं किया। तो यह आलोचना में जाएगा ये पॉइंट। दूसरी बात, आगे चलकर वेगनर ने यह भी कहा
कि सियाल जब सीमा पर तैरता है तो कभी उसके मार्ग में यदि अवरोध आता है तो वहां पर तटीय क्षेत्र में बलित पर्वत फोल्डेड माउंटेन की उत्पत्ति होती है। ये वेगनर ने बताया। तो ये था वेगनर का प्रमाण। और वेगनर के प्रमाण में वेगनर ने 3 युग की चर्चा की। एक, सबसे पहले उन्होंने जिस युग की बात की उसको कहा उन्होंने कार्बोनिफेरस। वेगनर ने कहा कि जो कार्बोनिफेरस युग है उस युग में पेंजिया का विखंडन शुरू हुआ, पेंजिया टूटना शुरू हुआ। और उसके बाद कार्बोनिफेरस युग के बाद इयोसीन में आकर के पेंजिया अपने वर्तमान रूप को ग्रहण, यानी इयोसीन युग तक आते आते पेंजिया नॉर्थ अमेरिका अपने वर्तमान स्थान पर और इंडियन सब कॉन्टिनेंट यूरेशिया तक टकरा चुका था, यानी वर्तमान रूप इयोसीन में आया और इयोसीन में वर्तमान आकार में आया। और जिस आकार में आज हम धरती को देख रहे हैं वो जो युग था, ये अलग अलग युग की बात की वेगनर ने कई युगों की बात की, कार्बोनिफेरस, सिल्यूरियन, टर्शियरी, ये अलग अलग युगों की बात की। ये युग क्या है ये जब हम पढ़ाएंगे आपको टेबल तब समझ में आएगा और वहां वेगनर को कनेक्ट करेंगे। ये सारी थ्योरीज लिखने के बाद हम एक डायग्राम भी बना सकते हैं यहां पर, ठीक है। वो डायग्राम में हम दिखा सकते हैं कि वेगनर ने इक्वेटर के इस तरफ पेंजिया बना के दिखा सकते हैं। यहां पर हम एक बॉक्स बना सकते हैं और बॉक्स में एक गोला बना सकते हैं, गोले में इक्वेटर बना सकते हैं और इक्वेटर में हम यहां पर पेंजिया बना सकते हैं, राइट। इसको लिख सकते हैं पेंजिया, या पेंजिया बना सकते हैं, या फिर एक ही बॉक्स में कई बॉक्स बना सकते हैं और कई गोले बना सकते हैं। एक गोला में हम सिर्फ पेंजिया को दिखा सकते हैं, दूसरे गोले में हम पेंजिया को 2 टुकड़े में बांट सकते हैं, ठीक है। तीसरे गोले में हम इस टुकड़े में भी 2 टुकड़ा, एक टुकड़ा इधर बना सकते हैं, एक टुकड़ा इधर बना सकते हैं, इक्वेटर इधर बना सकते हैं और फिर एक टुकड़ा इधर बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम बाकियों को सटाए रख रहे हैं। और चौथा जो गोला बनेगा इसमें बिल्कुल वर्तमान वाला विश्व बना देंगे, जो अभी वर्ल्ड मैप है अपना वो वर्ल्ड मैप बना देंगे, ठीक है। इस तरह से मतलब हल्का फल्का मिलता जुलता, कोई जरूरी नहीं है कि हूबहू ही बनाए, थोड़ा सा मिलता जुलता बना देंगे। यानी हम इसमें दिखा सकते हैं कि, और इसमें एरो दे के दिखा सकते हैं कि ये पेंजिया है, ये गोंडवाना लैंड है, ये अंगारा लैंड है, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये यूरेशिया है, ये दक्षिण अमेरिका है और ये रेस्ट पार्ट ऑफ द पेंजिया है। और इसमें लिख देंगे वर्तमान रूप और नीचे लिख देंगे वेगनर द्वारा, चित्र में चित्र लिख कर डैश दे देंगे और लिखेंगे वेगनर द्वारा बताया गया पेंजिया और पैंथालसा। इसके चारों तरफ जो पानी वाला हिस्सा है इसमें पैंथालसा लिख देंगे। तो दर्शाने का जो चित्र है वो आपका अपना होता है कि एक इमेज में आप सिर्फ दिखलाना चाहते हैं सारी बातों को, या अलग अलग इमेज बना के एक में सिर्फ पेंजिया और पैंथालसा को दिखा दिए, दूसरे में पैंथालसा और पेंजिया छोड़ करके हमने गोंडवाना और अंगारा लैंड और उसके बीच में जो सकड़ा सागर बहता है टेथिस सी तीर मार के दिखा दिए, और तीसरे में हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और बाकी पेंजिया का हिस्सा दिखा दिए, और चौथे में वर्तमान स्वरूप दिखाने की कोशिश कर दिए और नीचे लिख दिए वेगनर द्वारा बताया गया पेंजिया, या वेगनर के सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में पेंजिया और पैंथालसा, या सीधे चित्र का नाम वेगनर छोड़ दो, पेंजिया और पैंथालसा लिख के अंडरलाइन तक कर सकते हो, ताकि तुम सिद्धांत में एक डायग्राम दे दिए किसका, पेंजिया और पैंथालसा का। प्रेजेंटेशन तुम और क्रिएटिव कर सकते हो। क्रिएटिविटी होती क्या है, टू कनेक्ट द थिंग, चीजों को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर दो, वही क्रिएटिविटी है। तो ये एक इमेज, एक डायग्राम जिसमें तुम पेंजिया दिखाओ, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, तेथिस सी, युग भी लिख सकते हो कि किस युग में कौन हुआ, उसके नीचे युग लिख सकते हो कि कार्बोनिफेरस युग के पहले, कार्बोनिफेरस युग या पर्मियन युग में ये टूटना शुरू हुआ, दरार पड़ी पर्मियन युग में, कार्बोनिफेरस में टूट गया। और कार्बोनिफेरस के बाद वाले जो युग थे, ठीक है, इयोसीन है, इयोसीन में ये इस तरफ पहुंच गए थे अपने जगह पे, और प्लेस्टोसीन आते आते अपने वर्तमान रूप में आ गए थे। तो इयोसीन, प्लेस्टोसीन, ये सब जो युग बोल रहा हूं, युग तुम लिखो या ना लिखो ये स्वैच्छिक है, तुम्हारा लेवल दिखाएगा ये। यदि लिख दिए
तो 30 मार्क, हाँ नहीं लिखे तो कोई पता ही नहीं चलेगा उसको। कोई यदि लिखा होगा तो उस पर थोड़ी नजर जाएगी। कोई लिखता नहीं है इतना, सिंपल सा राम कहानी लिख के आ जाते हैं लोग बीपीएससी के मेंस में, सीधा कहानी वेगनर की पूरी राम कहानी। अभी हम प्रेजेंटेशन पे बात नहीं कर रहे हैं, और कई लोग सोच रहे हैं दोबारा क्यों वेगनर पढ़ा रहे हो। नहीं, हम पहली बार तो बस कई अननोन लोगों को बताए कि वेगनर नाम का एक जीव था। आज हम वेगनर को थोड़ा और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे, तभी हम एरियस पे जाएंगे। तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए वेगनर की थ्योरी को। अब जैसे ही आपने वेगनर की थ्योरी बता दी कि क्या थी थ्योरी, ठीक है, वर्तमान रूप पर आ गए कि वर्तमान में जो महासागर और महाद्वीपों का स्वरूप दिखता है, वो आज जो दिखता है वो महाद्वीपों के प्रवाहित होने के कारण ही हुआ है, ये वेगनर मानते थे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जिनमें ज्यादा ज्यादा डायग्राम बना सकते हो, वो क्या है, सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण, प्रूफ ऑफ द वेगनर थ्योरी। और ये प्रूफ्स आप और हम नहीं दे रहे हैं, ये वेगनर ने खुद ये प्रूफ अवेलेबल कराए थे। तो वेगनर ने वो कौन से प्रूफ्स दिए थे इस अपने डॉक्ट्रिन, अपने सिद्धांत, अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए। वेगनर ने हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, उसको डॉक्ट्रिन सिद्धांत में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एग्जाम्पल, कुछ प्रूफ, कुछ सबूत, कुछ साक्ष्य इकट्ठा किया था। अब इसी को, जो उसके साक्ष्य थे, वेगनर के जो प्रूफ थे, प्रमाण थे, किन किन चीजों पर आधारित थे। देखो, जो तुम हो तुम वही दे पाओगे दूसरों को। ये आदमी जलवायु वेदता था, तो वेगनर के कुछ सिद्धांत किस पर आधारित थे, जलवायु आधारित। ये आदमी भूगर्भ में रुचि रखता था, तो कुछ सिद्धांत भूगर्भिक बनावट के आधार पर था, भूगर्भिक बनावट के आधार पर था। और कोई आदमी यदि वनस्पति का टॉपर हो, वनस्पति से ग्रेजुएशन हो, बॉटनी से ग्रेजुएट हो और बॉटनी से एमए हो, तो दिख जाएगा। जैसे मेरे जैसा आदमी यदि इतिहास पढ़ाएगा तो बात बात पर मैप बनाएगा और बात बात पर ज्योग्राफिकल इंपैक्ट की बात करेगा, ठीक है। हमने एक कॉमेडी देखी थी, उसमें एक भैया थे, वो पहले सब्जी बेचते थे, और सब्जी बेचना बुरा नहीं होता, बट वो एक अलग अंदाज में सब्जी बेचते थे। जैसे दिल्ली में बेचते हैं, आलू है, टमाटर है, ऐसे करके गा के चिल्ला के लोग बेचते हैं। तो जब जज बन गए, तो फिर जज बनने के बाद फैसला सुनाते समय वही बोल गए एक बार, फिर उनको बाद में याद आया, अरे हम तो जज बन गए। वो गवाह है, बयान है, ऐसा मैंने कॉमेडी में देखा था। मतलब जो जैसा होता है ना, यानी जो उसकी पृष्ठभूमि होती है। कोई यदि पॉलिटिकल साइंस से है मान लो, तो वो यदि ज्योग्राफी भी पढ़ाएगा तो उसमें बात बात में पॉलिटिक्स घुस आएगा, कि थ्योरी ले आएगा, वो अपना कोई ना कोई दांते और मैकियावेली घुसेड़ देगा वहां पे। तो ये ऐसे भी लिखने बैठेगा तो उसमें उसको मैकियावेली, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, वोल्टेयर, क्वेसने, दिदरो, ये सब खुजली करेगा उसको, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ये सब उसको गुदगुदाएगा कि हमारी बातें भी कुछ कुछ लिख दो। वही सारी बातें ज्योग्राफी के साथ भी लागू होती है। तो यहाँ पे इसने प्रमाण दिया, वेगनर के प्रमाण क्या होंगे, कहां से होंगे। ये पहले से तय है कि वेगनर के कुछ प्रमाण जलवायु पे आधारित होंगे, कुछ प्रमाण भूगर्भीय बनावट पे आधारित होंगे, कुछ प्रमाण वनस्पति आधारित होंगे, साहब बॉटनी का स्टूडेंट था, और कुछ प्रमाण अन्य होंगे जो गलती से मिल गए। तो ये जो प्रूफ ऑफ द वेगनर्स है, उसमें तुम पहला लाइन ये जरूर लिखना कि वेगनर ने अपने सिद्धांत के पक्ष में जो प्रमाण दिए, ये प्रमाण मूलतः उनके अपने जो विशिष्टता थी, जिनमें उनका स्पेशलाइजेशन था। हर व्यक्ति का किसी ना किसी चीज में एक स्पेशलाइजेशन होता है, कोई व्यक्ति सर्वज्ञाता नहीं होता। एक बच्ची मुझे फोन करके कहती है, प्लीज सर कसम है आपको, आप मेरा साइकोलॉजी ऑप्शनल जरूर करा दीजिए, आपको आपके मतलब सब कसम। हम भावुक हो गए कि यदि कलेक्टर बन गई तो जनता को कसम दे देगी, आपको आपके बच्चों की कसम टैक्स दे दो। डीएसपी बन गई तो चोर को कसम देगी। अब मैं साइकोलॉजी का ऑप्शनल कैसे पढ़ाऊं, मैं विशेषज्ञ सिर्फ भूगोल का हूं, क्योंकि मैंने 12th के बाद यानी 2001 में मैंने 12th कंप्लीट की थी, और उसके बाद से आज तक बस एक ही विषय पढ़ता आया हूं, भूगोल भूगोल भूगोल, ठीक है। 2001 से 4 तक ग्रेजुएशन भूगोल में, फिर एमए भूगोल में, फिर यूपीएससी बीपीएससी सब भूगोल ऑप्शनल, फिर पीएचडी एमफिल भूगोल में, फिर पीएचडी भूगोल में, तो सब भूगोल में है मेरा जीवन। तो ऐसे में क्या है कि यदि मैं साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसमें भी उसको भूगोल पढ़ाने लगूंगा, क्योंकि ज्योग्राफी जीवन है, उसी में डूबा हूं। यह आदमी 4 जगह से प्रमाण लाया,
एक जलवायु से, सबसे पहला प्रमाण इसका इसी पर आधारित था, सिद्धांत पैदा ही लिया इसी के कारण। वो जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रमाण साक्ष्य, परिवर्तन संबंधी साक्ष्य बटोर रहे थे, और उन साक्ष्यों में कुछ साक्ष्यों ने उनके दिमाग की बत्ती जला दी। ठीक है, दिमाग की बत्ती जला दी कि भाई इक्वेटर वाले जोन में ये रहा इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास ग्लेशियर बन गया, वो भी मैदान में। कैसे हिमनद के अपर्दन से बने हुए कुछ पदार्थ दिख रहे हैं, और कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जो हिमनदीय क्षेत्र में होनी चाहिए, वो यहां मिल रही है इक्वेटर के पास मैदान में, उसके जीवाश्म मिल रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण थे जलवायु परिवर्तन संबंधित, और जलवायु से संबंधित इन प्रमाणों ने ही इसको इस बात का एक आइडिया दिया कि हो ना हो, जगह अपनी जगह से कभी ये उस जलवायु में थे, आज ये किसी और जलवायु में आ गए हो, यानी जगह बदला हो इन्होंने। इसी के आइडिया पे तो उनका पूरा सिद्धांत टिका है। तो सबसे पहले उनका जो प्रूफ देंगे, जो प्रमाण देंगे, वो जलवायु वाला प्रमाण देंगे। इसके अलावा अन्य में कौन आता है? जलवायु संबंधी परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन संबंधित प्रमाण जो थे, उसमें वो हम ग्लेशियर वाला प्रमाण लिख सकते हैं कि वेगनर महोदय ने बताया, वेगनर महोदय ने अपने सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण देते हुए बतलाया कि पृथ्वी के कई हिस्सों में, जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, जैसे कि फॉकलैंड, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी स्थानों पर हिमानीकरण के प्रभाव मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी हिमानीकरण का प्रभाव मिला है, अंटार्कटिका में भी, ब्राजील में भी, फॉकलैंड में भी, दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत में भी ग्लेशियलाइजेशन का प्रमाण मिला है। यानी ये कभी ना कभी, ये तभी संभव हो सकता है जब ये शीत जलवायु वाले क्षेत्र में रहे हों, और ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि ये सब पेंजिया का जब हिस्सा रहे होंगे, और उस समय जब पेंजिया का ये हिस्सा थे, तो उस समय जो दक्षिणी ध्रुव था, पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव था, वो डरबन के पास रहा होगा। नेटाल एक जगह है, डरबन, नेटाल, दक्षिण अफ्रीका में, वहीं पर साउथ पोल हुआ करता था पहले। पोल भी खिसकता है, ज्योग्राफिकल नहीं, सॉरी, मैग्नेटिक पोल अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है। आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक दिन शॉर्ट में आपको जियो मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा। यूपीएससी आईएएस के सिलेबस में आइसोस्टेसी और जियो मैग्नेटिज्म है, बीपीएससी के सिलेबस में नहीं है, फिर भी शॉर्ट में समरी में बताऊंगा। तो ये सब के सब ने हिमानीकरण वाला प्रमाण है, वो प्रमाण जलवायु संबंधित प्रमाण है। एक और प्रमाण जलवायु संबंधित है, वनस्पति संबंधित है एक प्रमाण। एक वनस्पति है ग्लोसोप्टेरिस। ग्लोसोप्टेरिस जो वेजिटेशन है, वनस्पति है, वो भारत में मिलती है, दक्षिण अफ्रीका में मिलती है, फॉकलैंड में मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलती है, अंटार्कटिका में भी मिलती है। एक ही वनस्पति इन सारे महाद्वीपों में एक साथ मिलने का सीधा सा सवाल है कि ये कभी ना कभी एक साथ जुड़े थे। एक साथ जुड़े थे तभी तो इन समस्त क्षेत्रों में ये वनस्पतियां मिलती हैं। इसी तरह हम पूछ के अभी बैगनर से आपको बताएंगे, त्यागी जी 2 मिनट वेट कीजिए, हम बैगनर को कॉल लगाएंगे, तुरंत पूछेंगे और आपको आंसर देते हैं। रुक जाइए, बैगनर ने बताया ये बात जो आपने पूछा है। त्यागी जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, तो त्यागी जी मेरे बड़े पुराने छात्र हैं, तो हम जरूर जवाब देंगे। रुक जाइए। तो मैं कह रहा था कि बैगनर के प्रमाण जलवायु से संबंधित है, बैगनर के प्रमाण भूगर्भ से। ये भूगर्भिक संरचना वाला प्रमाण कौन सा है? वही जिगसॉ फिट। वेगनर ने आंध्र महासागर या अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट और पश्चिमी तट को जिगसॉ फिट का नाम दिया, और उसने एक डायग्राम, वेगनर का बनाया हुआ डायग्राम है, जिसमें उन्होंने अफ्रीका को एक और दक्षिण अमेरिका को आपस में जोड़ के दिखाया। दक्षिण अमेरिका का वो पूर्वी तट और अफ्रीका के पश्चिमी तट को आपस में कनेक्ट करके दिखाया जिगसॉ फिट के नाम पे। और वेगनर ने बताया कि ये दोनों कभी एक साथ जुड़े हुए थे। यानी दक्षिण अफ्रीका का जो चिली है, चाइल, और वो जो एक आइलैंड है ना फॉकलैंड, दक्षिण अमेरिका में एक फॉकलैंड नाम का आइलैंड है नीचे, वो फॉकलैंड कभी ना कभी दक्षिण अफ्रीका में जुड़ा हुआ था। दक्षिण अफ्रीका और फॉकलैंड एक साथ थे, कनेक्टेड रहे होंगे, टूट करके ये अलग हुआ। प्रमाण याद रख लीजिएगा।
सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण ही है वेगनर में। तो प्रमाण याद रहेगा जिगसॉ फिट का, प्रमाण याद रहेगा एक वनस्पति ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति जो सब जगह मिलता है, और प्रमाण याद रहेगा हिमानीकरण से संबंधित, और प्रमाण याद रहेगा लेमिंग। लेमिंग एक छोटा सा जीव है, छोटा जंतु है, चूहे और खरगोश के बीच की नस्ल है लेमिंग। और लेमिंग का जो सामूहिक आत्महत्या है, अटलांटिक महासागर में कूद के लेमिंग हजारों की संख्या में हर साल विंटर सीजन के पहले ही जान दे देता है। तो उस समस्या का भी कारण ये मानते थे कौन, यही नाम है वेगनर। वेगनर मानते थे कि वो प्लेट यही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के कारण ही ऐसा हुआ है। तो कुल मिलाकर के वेगनर ने यह सारा प्रमाण दिया था, एक ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति, एक हिमानीकरण, और फिर वो जिगसॉ फिट और लेमिंग। एक और प्रमाण दिया था, वेगनर ने कहा था कि ग्रीनलैंड निरंतर 20 मीटर प्रति वर्ष की गति से पश्चिम की ओर सरक रहा है, खिसक रहा है ग्रीनलैंड। और उस प्रमाण को भी वेगनर ने अपने प्रमाण में काउंट करवाया था कि देखिए कुछ लोग बता रहे हैं कि ग्रीनलैंड खिसक रहा है, तो ग्रीनलैंड खिसक रहा है, खिसकेगा ही, क्योंकि कॉन्टिनेंट मूव करते हैं, प्रवाहित होते हैं। वेगनर ने अब जब सिद्धांत बता दिए तो वेगनर के बल बताने होंगे कि वो कौन से बल हैं जो जिनके कारण ये प्रवाहित हुए, और दिशा बतानी होगी कि किस दिशा में ये प्रवाहित हुए। वेगनर ने प्रवाह संबंधी बल के बारे में बताया कि जब पेंजिया का विभाजन हुआ तो पेंजिया का विभाजन दो दिशा में हुआ, उत्तर दिशा में भूमध्य रेखा की ओर, पश्चिम दिशा में, दो दिशा में हुआ। और दो प्रकार के बल ने ये दो प्रवाह की, भूमध्य रेखा की ओर या उत्तर की ओर जो प्रवाह हुआ वो दो बल के कारण हुआ, गुरुत्व बल और बोयांसी फोर्स। और पश्चिम की तरफ यानी जो दक्षिण अमेरिका का बात कर रहे हैं, ये पश्चिम की ओर जो प्रवाह हुआ वो सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो ज्वारीय बल कार्य करता है, उसी ज्वारीय बल के कारण पृथ्वी के भ्रमण, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर अवतलित हो रही है, अवतलन माना झुकना होता है, ठीक है। अवतलन, अवतलन मतलब एक तरह से झुकना, या फिर अवचलन माना होता है घूर्णन। घूर्णन, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन है, घूर्णित कर रही है, यानी चक्कर काट रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है, उसमें रुकावट आई कुछ, और उस रुकावट के कारण ये हलचल हुई, जिसके कारण पेंजिया टूटा और पेंजिया में मूवमेंट हुआ। जैसे नहीं होता है अचानक ट्रक चल रहा है ट्रक या ट्रेन चल रही है, अचानक ब्रेक लग जाए तो आगे पीछे खिसक जाते हैं लोग। घुड़सवार, यदि घोड़ा अचानक रुक जाए तो घुड़सवार पीछे की ओर झुक जाता है, क्यों? वही वाली बात यहां लागू करी। वेगनर ने कहा कि पश्चिम की ओर जो प्रवाह हुआ है ना, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूम रही थी धरती, और ऐसे घूमती हुई धरती पर जब ज्वारीय बल लगा ऊपर से, कौन? पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल लगा, तो इससे पृथ्वी के घूर्णन के खिलाफ एक रगड़ पैदा हुई, और उस रगड़ में जो ऊपरी कॉन्टिनेंट थे उसको ज्वारीय बल ने पूरब की तरफ ना घुमा के पश्चिम की तरफ धकेल दिया। जैसे ज्वारीय बल समुद्र के पानी को पश्चिम की ओर धकेल करके समुद्री जलधारा या ओशियन करंट पैदा करती है, ज्वारीय बल नहीं करती, वो घूर्णन के कारण होता है। लेकिन ये महाशय कॉन्टिनेंट के मूवमेंट के लिए मान गए कि पश्चिम की तरफ इसलिए महाद्वीप खिसके क्योंकि वो जो ज्वारीय बल था उसने धक्का दिया कॉन्टिनेंट को पृथ्वी के घूर्णन के विरुद्ध। अब कुल मिला के जान तो गए वेगनर को कि वेगनर ने ये बताया। रियल में बाद में जब वैज्ञानिकों ने वेगनर की थ्योरी पर रिसर्च किया तो वैज्ञानिकों ने पाया, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, कि सच कह रहे हैं वेगनर। वेगनर की बातों को कई वैज्ञानिकों का समर्थन प्राप्त हुआ जिन्होंने इन पर रिसर्च किया और साबित किया कि सच में महाद्वीप अपनी जगह से घूमे हैं, बड़े मतलब अपनी जगह से विस्थापित हुए हैं, घूमे नहीं विस्थापित हुए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं। एक और बात, वेगनर ने पर्वत की उत्पत्ति के बारे में भी बात करी थी वेगनर ने। हालांकि शुरुआत में वेगनर ने कहा कि सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैरता है, लेकिन बाद में वेगनर ने यह भी कहा कि कभी कभी सीमा द्वारा जब रुकावट पैदा किया जाता है ना सियाल के घूमने में, तो उसका किनारा सियाल का मुड़ जाता है, बलित बलन पड़ जाता है। फोल्ड, बलन मतलब फोल्ड, बलित मतलब फोल्डेड, तो फोल्ड होने के कारण बलित पर्वत बन जाता है। ये रॉकी, एंडीज, हिमालय, ये सब के सब बलित पर्वत हैं।
रॉकी, एंडीज, हिमालय जो हैं ये सब के सब बलित पर्वत ही हैं। और इसी बलित पर्वत के संदर्भ में बात कर रहे हैं कौन, जो बेगनर हैं, कि बेगनर ने बताया कि जो सीमा है, सीमा रुकावट पैदा करती है सियाल के रास्ते में, और इसके कारण सियाल का जो किनारा है वो किनारा क्या होता है, फोल्ड हो जाता है और उससे बलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। हालांकि इसके लिए बाद में कंट्राडिक्टरी है ना, एक ही बार में तुम दो गलत बातें करते हो। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। और बेगनर के मूल्यांकन की बात करें तो बेगनर का उद्देश्य था जलवायु संबंधी परिवर्तन का समाधान ढूंढना, लेकिन जैसे जैसे वो जलवायु परिवर्तन का समाधान ढूंढने लगे, तितलियों पर जलवायु का परिवर्तन का प्रभाव ढूंढने लगे, वैसे वैसे उनको कई नए नए सबूत मिलने लगे। और नया साक्ष्य, नई बात जैसे किसी के हाथ लगती है तो उसको लालच हो गया, लोभ हो गया कि ये बात जब दुनिया के सामने लाएंगे तो आग लग जाएगी मार्केट में। लालच हो गया उनको, लोभ हो गया कि चलो हम जल्दी से कुछ नया कर दें। और नया करने के चक्कर में कभी कभी कुछ कुछ गलतियां हो जाती हैं, इसको ह्यूमन एरर कहते हैं। एक दो गलतियां की उन्होंने, जैसे दो परस्पर विरोधी बातें कह गए। शुरुआत में कह गए कि सियाल सीमा पे बिना रुकावट तैरता है, फिर कह गए कि सियाल का मार्ग में रुकावट पैदा करता है और बलित पर्वत बनते हैं। एक दो और गलत बातें कह गए कि टाइडल फोर्स जो है वो मतलब महाद्वीप को धक्का देती है, पश्चिम की तरफ प्रवाहित करती है। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जिसको हम मानवीय गलतियां कह सकते हैं, जल्दबाजी में की गई गलतियां मान सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के बेगनर महोदय ने जो सिद्धांत दिया वो बहुत ही रिलेवेंट है, महत्वपूर्ण है, और अन्य कई सिद्धांतों का जनक है, अन्य कई सिद्धांतों को जन्म देने की क्षमता रखता है बेगनर का ये सिद्धांत। तो उम्मीद करते हैं आलोचना आप याद रखेंगे। पहली आलोचना ये थी वो ज्वारीय बल वाला, दूसरी आलोचना ये थी कि परस्पर विरोधी बात सीमा सियाल वाला, तीसरी आलोचना ये थी कि प्रवाह की दिशा और प्रवाह की तिथि नहीं बताया कि कब कब प्रवाह हुआ, और ये भी नहीं बताया कि पहले ये प्रवाह क्यों नहीं हुआ, कार्बोनिफेरस युग में क्या मुहूर्त आया था, अचानक ये प्रवाह क्यों हुआ, और अब ये प्रवाह क्यों नहीं हो रहा, लंबे समय से प्रवाह रुक क्यों गया। तो बेगनर कुछ इन बातों पे चर्चा नहीं कर पाए कि प्रवाह कार्बोनिफेरस में आके क्यों शुरू हुआ, जबकि पेंजिया तो उससे करोड़ों वर्ष पहले से था। पहले क्यों नहीं टूटा पेंजिया, कार्बोनिफेरस में ही क्यों टूटा पेंजिया, ये बेगनर नहीं बता पाए। बेगनर ये भी नहीं बता पाए कि अब आगे भी टूटेगा कि नहीं टूटेगा, इस पर बेगनर ने बात नहीं की। बेगनर ने ये नहीं बताया कि प्रवाह रुक क्यों गया, वर्तमान समय में भी प्रवाह जारी है या प्रवाह आगे भी होता रहेगा, और आगे का विश्व कैसा दिखेगा, इस पर भी बेगनर ने बात नहीं की। हालांकि बात के ज्योग्राफर ने की है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करते हैं उन्होंने की, लेकिन बेगनर ने इस पर बात नहीं की। बेगनर ने अच्छी तरह से प्रवाह की दिशा पर प्रकाश नहीं डाला, और ना ही बेगनर ने प्रवाह की तारीख बतलाई कि कब कौन प्रवाहित हुआ, पहले कौन हुआ, बाद में कौन हुआ, और ऐसा क्यों हुआ, ये बेगनर ने नहीं बताया। हमारी तो आदत है ना कि जब थोड़ा बताओ तो थोड़ा और बताओ। तो भूगोल वेत्ता सोचे कि तुम बता ही रहे हो तो पूरा बताओ, डेप्थ में बताओ, डिटेल में बताओ, लेकिन डेप्थ में ये नहीं बता पाए। ये तो ये भी नहीं बता पाए कि अंटार्कटिका दक्षिण क्यों गई, ऑस्ट्रेलिया पूरब क्यों गया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट को सपना आया कि जाके चीन को धक्का मार दें, वो ऑस्ट्रेलिया को मार लेती धक्का, चीन को धक्का क्यों मारने गई। यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट का उत्तर की ओर प्रवाहित होना, ऑस्ट्रेलिया का पूरब की ओर प्रवाहित होना, दक्षिण पूरब की ओर प्रवाहित होना, अंटार्कटिका का दक्षिण की ओर प्रवाहित होना, बेगनर यहां पे चुप्पी साध लिया। चुप्पी क्यों, यह आलोचना में लिखा जाएगा, फिर आप चुप रहेंगे तो आपकी आलोचना तो होवेगी होवेगी। बेगनर ने बताया कि ज्वारीय बल से महाद्वीप स्थापित है। भाई साहब, ज्वारीय बल से करोड़ों गुना ताकतवर, पावरफुल होता है कौन, महाद्वीप। और यदि ज्वारीय बल से ऐसा हुआ या मतलब गुरुत्व बल से ऐसा हुआ, ज्वारीय बल से ऐसा होता, तो फिर वो रुक क्यों गया साउथ अमेरिका वहीं पे, उसको तो उधर से आके टकरा जाना चाहिए था, इधर प्रशांत महासागर पार करके ऑस्ट्रेलिया में टकरा जाना चाहिए था। तो ज्वारीय बल वाला भी उनका थोड़ा पोपट हो गया। और हाँ, जो उसने जिसपे सबसे ज्यादा बल दिया बेगनर ने कि आंध्र महासागर अटलांटिक महासागर के दोनों कोस्ट को मिलाया जा सकता है,
जब मिला के देखा लोगों ने तो बहुत जगह ये आपस में मेल ही नहीं खा रहे। वेगनर वहां चुप हो गया। कुछ जगह पे तो बहुत अच्छे से मिल गया और कुछ जगहों पे मेल ही नहीं खाया, तो वेगनर वहां चुप हो गए क्योंकि वो बता नहीं पाए। तो ये सारी बातें हमने जो डिस्कस की, ये था वेगनर की थ्योरी। रिलेवेंस क्या है, भले ही वेगनर एक दो सिली मिस्टेक कर गए, जैसे फोर्स गलत बताना या कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देना, लेकिन वो ऐसा इसलिए किए क्योंकि जल्दबाजी में उनका ये, आप कहेंगे 8 बरस तो था उनके पास, 8 बरस में सुधारे नहीं। दरअसल थोड़ी निपुणता भी होती है ना कि वो दूसरे क्षेत्र के थे और फिर भी उन्होंने इधर प्रयास किया। तो ये था वेगनर की थ्योरी। और आज आपको एक क्वेश्चन आपको लिखना है अभी टाइम निकाल के, ठीक है। और वेगनर के बारे में जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई, आप सब लिख के उसको स्कैन करके एक पीडीएफ के फॉर्म में ऊपर अपना नाम, कितना समय लगा लिखने में, और अपनी पूरी क्रिएटिविटी के साथ एक आंसर लिख के दिखाएंगे। 4 पन्ना से 5 पन्ना, मैक्सिमम 6 पन्ने में लिखेंगे इसको डिटेल में। मदद के लिए गूगल कर सकते हैं, कोई बुक है तो बुक से ले सकते हैं, लेकिन लिखिएगा ऑन लैंग्वेज, जो आपको मैंने समझाया उसके आधार पे। आप में से एक भाई कह रहे हैं कि इसका डायग्राम बना के बता दीजिए। एक बच्चे का मैंने मैसेज पढ़ लिया। मुकेश कुमार जी कह रहे हैं डिफरेंट पोजीशन ऑफ पोल एंड इक्वेटर के बारे में समझा दीजिए। डिफरेंट पोजीशन ऑफ पोल की जो बात है, पोल जो चेंज होता है, इक्वेटर चेंज नहीं होता, इक्वेटर जहां है वहीं। ध्रुव, ध्रुव के बारे में हमने कहा आपको एक छोटा सा टॉपिक आपको बताएंगे, जियो मैग्नेटिज्म एंड पैलियो मैग्नेटिज्म। वहां पे आपको ज्योग्राफिकल पोल और मैग्नेटिक पोल और पोलर वर्टेक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो जरूर बतला देंगे। तो वो हम आपको कल बतलाएंगे, कल की क्लास में। आज की जो क्लास है इतनी ही है, क्योंकि 7 बजे से दूसरी क्लास है आज। हिस्ट्री वालों को कई दिनों से कम कम क्लास का टाइम मिला है, तो आज उनका 7 बजे से क्लास है। 15 मिनट हम ब्रेक लेंगे ताकि हम अपना प्रिपेयर हो लें पूरी तरह से। तो डायग्राम बना के जो कह रहे हैं आप, एक संतोष जी हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से, वो कह रहे हैं सर इसको थोड़ा डायग्राम बना के समझा दीजिए। देखिए प्लेट टेक्टोनिक में तो हम जरूर डायग्राम बताएंगे, ठीक है। सोनाली कह रही है सर प्लीज प्रॉपर क्वेश्चन ग्रुप में डाल दीजिए जिस पे आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए हम आपको ग्रुप में, अच्छा त्यागी जी अभी भी वहीं रुके हैं कि ये कॉन्टिनेंट नॉर्थ की तरफ ज्यादा क्यों गए। ज्यादा नहीं गए, नॉर्थ की तरफ जो गए 2 कॉन्टिनेंट गए, यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका, और दक्षिण में तो ज्यादा रह गए। पूरा अफ्रीका दक्षिण में है, साउथ अमेरिका दक्षिण में है, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में है, अंटार्कटिका दक्षिण में है, तो ज्यादा क्यों गए। जिधर स्पेस होगा जाने का उधर ही तो जाएंगे। नीचे यदि पहले से इधर है कोई प्लेट, ऑलरेडी अफ्रीका है, तो अफ्रीका से टूट के अफ्रीका की तरफ थोड़ी जाएंगे। उधर स्पेस था तो उधर पोल की तरफ खींचते चले गए, क्योंकि पोल में जो ग्रेविटी फोर्स थी, ग्रेविटेशनल फोर्स थी, गुरुत्व बल और बुयांसी फोर्स के कारण उत्तर गए वो उतना ज्यादा, क्योंकि उधर स्पेस था पोल तक जाने के लिए पैंथालसा में, तो इसलिए वो गए। हम आपको प्रश्न बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, आप उस प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न पर फोकस करिए, और वेगनर के को कोई कंपटीशन नहीं देना है, ठीक है। वेगनर को कंपटीशन नहीं देना है, वेगनर बुरा मान जाएंगे। त्यागी जी वेगनर के समकक्ष ना जाके यूपी में कलेक्टर या बिहार में कलेक्टर बनने पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए यहां ध्यान दीजिए, प्रश्न है आपका वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन, इंग्लिश में भी लिख देंगे, सिद्धांत का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में आने की संभावना रखता है। पच्चीस अंक का प्रश्न है, ठीक है। आपके पास 25 मिनट का समय है। घड़ी के साथ ईमानदारी से देख के आप अपना टाइम भी, ऊपर जो आप लिखेंगे क्वेश्चन है
क्रिटिकली एक्सप्लेन दी वेगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, या क्वेश्चन हो जाएगा एक्सप्लेन दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर। बस 25 नंबर का ये क्वेश्चन है कि वेगनर का जो ड्रिफ्ट थ्योरी है उसको आपको एक्सप्लेन करना है और क्रिटिकली एनालाइज लिख लीजिए, क्रिटिकली एनालाइज दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर। 25 मार्क्स का 25 मिनट का समय है और आपको ऊपर अपना नाम लिखना है ताकि हम आपको रिमार्क्स भी दे पाए। नाम लिख दीजिए और समय जरूर लिखिएगा कि कितना समय लगा आपको, 25 मिनट लगा, 30 मिनट लगा, 35 मिनट लगा। क्रिएटिविटी आप जितना दिखा सकें, मिनिमम आपको कम से कम आपको 5 पेज में लिखना है, ठीक है। पेजेस जो है, लेंथ जो है 5 से 6 पेज, 5 to 6 पेज में ट्राई करना है लिखने का। कम होगा चलेगा, ज्यादा अच्छे से नहीं लिखना है। चलिए लिख डालिए, ठीक है। और आज की क्लास इतनी ही। वर्ड लिमिट 5 to 6 पेज, यानी कि आप कह सकते हैं एक पेज में यदि आप 100 शब्द लिखते हैं तो 600 शब्द में 500 से 600 शब्द। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। हर एक भाई बहन लिखेगा, जो भी 36 लोग 37 लोग हैं, हम उनका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और उनको मैं पूछूंगा कि भाई आपने क्यों नहीं लिखा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, आप सब लोग लिखेंगे। अब देखिए सुमन जायसवाल जी जो हैं हमको थोड़ी आलसी लग रही हैं। ये लिख रही हैं कि सर इसका तो मॉडल आंसर नहीं है हम लोगों के पास। मॉडल आंसर चाहिए या नकल वाला आंसर चाहिए? अभी जो हम 2 दिन से लगातार आपके सामने ये प्रवचन दे रहे थे, उसी प्रवचन का हम फल चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो देयर इज नो मॉडल आंसर। अभी पहले हम मॉडल आंसर दे ही देंगे तो तुम्हारा दिमाग तुमसे खेलेगा नहीं, तब तुम समझे क्या ये पता ही नहीं चलेगा, तब तो तुम पढ़ के उसी को नकलची बंदर की तरह छाप दोगे। हम ये नहीं चाहते कि आप स्पून फीडिंग वाला बच्चा बने, ठीक है। उसका कोई लाभ नहीं है, कोई बुक की जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारा दिमाग तुमसे खेल रहा है। जैसा समझाए हैं, जो समझाए हैं, और तुम क्लास करते समय जो समझे, जो नोट किए, अभी इसका हम वीडियो भेज देंगे रिकॉर्डेड, इससे पहले वाले का वीडियो भेजे हैं। सिर्फ जो हम समझाए मुझे वही चाहिए और तुम्हारे स्टाइल में चाहिए। ज्यादा आलसी बनोगे, देखो यदि पैर में प्रॉब्लम है और तुम विकलांग की तरह चल रहे हो, हैंडीकैप की तरह सहायता के साथ, तो जब तक उस दोनों जो सहायता के लिए यूज करते हैं उसको फेंक के चलने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक तुम कभी सीधे पैर पर खड़े होकर नहीं चल पाओगे। तो आप सहायता मत मांगो कि मुझे सैंपल दे दो, तुमको बुक दे दो। आपको जितनी बातें समझ में आई उतनी बातें आप रात भर में लिखिए और सुबह तक भेज दीजिए। 25 मिनट का टाइम लगा दीजिएगा मोबाइल पे टाइमर, 25 मिनट में जितना लिख पाएंगे उतने भेज दीजिए। हम तो आंसर नोट्स देंगे ही, लेकिन अभी आप समझे क्या? यदि आंसर और नोट से ही काम चलेगा, मॉडल आंसर से ही काम चलेगा, काहे हम फिर इतना सारा भूकेंगे? हम कुत्ते की तरह फिर भूकें क्यों यदि केवल मॉडल आंसर से काम चले? तो सीधा हम भेजते चले जाएं सबको, नोट्स किताब में है, स्कैन करके छाप के भेज देते हैं, हो गया बस, वैगनर खत्म। चलो फटाफट लिखना शुरू करो, क्लास आज की ऑफ है।